नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। कोरोना महामारी के चलते हुए आपकी परीक्षाएं काफ़ी बाधित हुई और अब नए सिरे से फिर से परीक्षाएं आरंभ हो चुकी है। अब तक 2 पेपर हो चुके हैं आपके, पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट और सेकंड, और अगला पेपर आपके हिंदी साहित्य का होने वाला है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को एक पेपर और 12 अक्टूबर को दूसरा पेपर है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी एक अंतराल सा हो गया था। पिछली बार की एग्ज़ाम में आप काफ़ी अच्छी तैयारी कर रहे थे, तो इस बारे में थोड़ा मैं समझा दूँ, पेपर के बारे में थोड़ी बात हो जाएगी अपनी। और दूसरी बात है कि एक परिवर्तन किया गया है। जो देरी हुई है उसके चलते हुए पेपर को 3 घंटे से 2 घंटे कर दिया गया, जो सभी विषयों के लिए लागू होता था। लेकिन भाषा विषयों में कुछ परिवर्तन विशेष रूप से किया गया है और इसके अंदर आपको समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अंक भार का भी इसमें ब्यौरा दिया गया है और अंक भार में काफ़ी आपको आसानी कर दी गई है, काफ़ी सरल कर दिया गया है। तो आप इसको किस ढंग से बेहतरीन कर पाएंगे उसका एक आइडिया है। 2019 का भी एक पेपर मैंने इस वीडियो में रखा है, उसको भी आप ढंग से देखेंगे किस ढंग से 2019 का पेपर था, आपका पेपर किस ढंग से आएगा, और एक इसमें मॉडल पेपर भी मैंने डाला है। तो आप इन तीनों चीज़ों की मदद से एक मोटा अनुमान लगा सकेंगे और उसके आधार पर अपनी तैयारी कर सकेंगे। तो मेरी आपसे यही सलाह है कि आप शॉर्ट टाइम तरीक़ों पर ना रहें, अंतिम तरीक़ों में आप पेपर आने के इंतज़ार, इस ढंग की जो भ्रामक बातें उन पर ना रहें और अपने आप पे भरोसा रखें। ये प्रश्न पत्र जल्दी हो जाएंगे और उसके बाद आप अपने एक नए जीवन की तरफ बढ़ सकते हैं। आप चाहे तो प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करें। स्वागत है, आप अगर आप फिर से आप एमए हिंदी लेते हुए महाविद्यालय में प्रवेश करें तो उसमें आपके नेट कर सकते हैं। एमए के बाद में काफ़ी विकल्प खुलते हैं, इसकी चर्चा हम और बाद में करेंगे। तो शुरू करते हैं हम पिछले सालों के पेपर्स और इस साल क्या परिवर्तन हुआ उसके बारे में बढ़ते हैं। तो आरंभ करते हैं हम। ये पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र मैंने आपके सामने रखा है। 2019 में अजमेर विश्वविद्यालय का जो प्रश्न पत्र हुआ था बीए पार्ट 3 के लिए, जो आपका पहला पेपर है वो है आधुनिक काव्य। 100 अंकों का पेपर था ये और 3 घंटे थे इसमें। तो देखिए इसके अंदर आपका जो पहला प्रश्न था उसमें 3 व्याख्याएं आती थी, अथवा के साथ में आती थी, और इसके अंदर एक बंदिश थी आपके पास में। इस बार के पेपर में जो सबसे पहली बात है वो बंदिश हटा दी गई है। जैसे कि पहले प्रश्न में क वाला जो ऑप्शन था, क वाला जो प्रश्न था उसमें ऑप्शन था या तो आपको करनी थी पतित थी ब्रज भू पर हो रही, और अथवा आपको करना था जाए सिद्धि पावे विल सुख से। इन दोनों में से एक करना था। तो इस बार पहली बात एक कि ये अथवा का विकल्प हटा दिया गया है। आप दोनों के साथ में इनको पूरी तरह से ये देखिए, क में 2 ऑप्शन है, ख में वापस करें तो ख में युद्ध की ज्वर बीती और पर हाय मुझे क्या मालूम था, इसमें 2 ऑप्शन आ गए, और इस ढंग से घ में भी 2 ऑप्शन आ गए, और तीनों हैं आपके 10-10 अंकों के। इस बार जो परिवर्तन हुआ है आपके सामने जो पेपर आएगा, पेपर उसी ढंग से आएगा क्योंकि पेपर में कोई परिवर्तन नहीं, पेपर वही पुराने पैटर्न वाला ही है। जो मार्च में होने थे, अप्रैल में होने थे, वो अब जाके हो रहे हैं। तो ये देखिए 3 प्रश्न क ख ग, तीनों में 2-2 विकल्प, और पहले बंदिश थी आपके सामने कि आपको क में से एक करना था, ख में से एक करना था और ग में से एक करना था। तो इसमें आसान कर दिया, आपके विकल्प पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। पहली बात ये होगी कि विकल्प हटा दिए गए हैं। तो जैसा कि ये जो आपके 3 ऑप्शन था उनमें से विकल्प पूरी तरह से हटा गया। इसका जो आदेश है वो इस ढंग से, ये महर्षि दयानंद सरस्वती अजमेर से 17 तारीख को रिलीज हुआ था और ये केवल भाषा विषयों के लिए होता है। इसमें संस्कृत, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी साहित्य का है। तो ये देखिए इसकी जो पहला आपको जो फ़ायदा ये है कि निम्नलिखित पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या में क ख ग में से आंतरिक विकल्प हटा दिया गया। जहाँ पर जो प्रश्न था, प्रश्न आपके तीनों प्रश्न करने थे, 10-10-10 अंकों के 3 प्रश्न हुआ करते थे, वहीं पर अब आपको 6 ऑप्शन है कुल मिलाकर। क ख ग में 2-2, तो यानी कुल 6 ऑप्शन है, और 6 में से आपके लिए अच्छी बात है कि आपको केवल 2 व्याख्या ही करनी है, यानी कि आपके 15-15 अंकों की एक व्याख्या हो गई है। यानी कि अब आप इसमें से चाहे तो आपने ये क वाला कर लिया, पतिथि ब्रजभू पर कर ले, और या फिर आप कर ले पर हाय मुझे मालूम है करे, चाहे कोई सा भी आप कर ले, केवल आपको 2 करनी है। केवल आप 2 करने से, और आप ऐसा भी कर सकते हैं, हम अगर आप करना चाहें तो अगर आप पतिथि ब्रजभू पर या तो ये वाला कर सकते हैं, और या फिर जाए सिद्धि पावे, या अगर ये दोनों भी कर लें तो भी आपको पूरे अंक मिलेंगे। 15-15 अंकों में से ही अंक का अंक बार निर्धारित होगा। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पर क्लियर होती है। दूसरा जो आपका प्रश्न था, पहले प्रश्न में व्याख्या हो गई, दूसरा जो प्रश्न था, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीनों एक ही तरह के प्रश्न हैं और ये आधारित है आपके आधुनिक काव्य पुस्तक पर। पिछली बार ऐसा था कि दूसरा जो प्रश्न था उसमें विकल्प अथवा का ऑप्शन, और तीसरे में भी अथवा, और चौथे में था, और लेकिन ये जो तीनों जो प्रश्न थे वो संबंधित थे आधुनिक काव्य से संबंधित थे, और ये 16 अंकों के थे। ठीक है, 48 अंकों के। लेकिन इस बार ये परिवर्तन किया है कि
प्रश्न तो करने ही हैं, लेकिन अब इन तीनों का जो अंक भार है वो बढ़ा दिया गया है। यानी अब ये अंक भार हो गया 18 अंकों का। ये देखिए, इसको अगर हम देखें तो पाठ्य पुस्तक से संबंधित आलोचनात्मक प्रश्न संख्या 2, 3, 4 में से कोई 3 करने हैं। आंतरिक विकल्प हटा दिया, पहले बंदिश थी कि 2 में से 2 वाला में दोनों करने हैं और इस ढंग से करने हैं। तो अब देखिए, पहले जहाँ पर ये 16 अंकों के थे, वहाँ पर ये अब 18 अंकों के हैं। तो वापस अगर हम अपने पेपर को देखें तो ये देखिए, अब आप ऐसा कर सकते हैं, इंद्र का गर्भहरण भी कर लिया आपने। ये देखिए, ये इंद्र का गर्भहरण, ये वाला प्रश्न भी कर लिया और साथ में अथवा वाला भी कर लिया, साकेत वाला भी कर लिया, और ये महाप्राण निराला करते ही आपका काम पूरा हो जाएगा। आपको चौथे को देखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये जो 16 अंकों के थे, अब ये 18 अंकों के हो जाते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन था वो था, पाँचवा प्रश्न 12 अंकों का था और जो छठा प्रश्न था वो 10 अंकों का था। देखिए, पाँचवा प्रश्न होता है हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित द्विवेदीकालीन प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों का, और छायावाद मूलतः शक्ति काव्य। तो और छठा प्रश्न था 10 अंकों का, जो आपके साहित्य से काव्य से संबंधित होता था। तो देखिए, इनके लिए क्या रखा गया है, आधुनिक काव्य काल के इतिहास एवं निष्पत्ति से संबंधित प्रश्न, रस, ये इसकी जगह रस है, रस निष्पत्ति से संबंधित प्रश्न 5-6 में से कोई एक ही करना है। यानी अब पहले जहाँ पर आपको 5वां प्रश्न भी करना था, छठा प्रश्न भी करना था, अब वहाँ पर आपको सिर्फ एक प्रश्न करना है। यानी आपके पास में 5वें और छठे के रूप में 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शनों में से मात्र आपको एक प्रश्न ही करना है। तो पिछली बार 5वां प्रश्न तो था द्विवेदी काल और छायावाद, और छठा प्रश्न था आपके पास में रस का तात्पर्य, विवाह अनुभाव, जो इसमें अभी मैंने नहीं डाल पाया हूँ मैं, और करुण शांत रौद्र रस। तो यानी कि 4 ऑप्शन में से आपको सिर्फ एक करना होगा। और अब ये इसको कर दिया ये 16 अंक का। ठीक है। तो इस ढंग से हमारे सामने एक पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि इससे हमने पूरे पैटर्न को देख लिया है। तो यहाँ पर स्थिति स्पष्ट हो जाती है। व्याख्या 15-15 अंकों की, 30 अंक, 3 प्रश्न करने हैं 18 अंकों के, टोटल ये 54 हो गए, और एक प्रश्न करना है मात्र 5 और छठे में से 4 ऑप्शन है, 4 में से सिर्फ आपको एक करना, तो ये आपके 16 हो जाएगी। ये थोड़ा कन्फ्यूजन था, वो यहाँ पर क्लियर हो जाता है। और अगर हम सेकंड पेपर की बात करेंगे, सेकंड पेपर से पहले हम बात कर लेते हैं, मॉडल पेपर की बात कर लेते हैं, कि जो मैंने आपके लिए एक मॉडल पेपर बनाया, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो इससे आपको एक अनुमान हो जाएगा। तो जैसा कि आपका जो पहला प्रश्न है जिसमें व्याख्याएं आती हैं, जिनमें से आपको केवल 2 व्याख्या करनी है, तो मेरी आपको सलाह है कि आप एक बार अनुवाद कर ले, अभी आपके पास में समय है, तो अनुवाद आप अच्छे ढंग से कर ले, तो उसके आधार पर आप सक्षम हो सकेंगे कि किसी भी, आप उसके कवि को देख लें, कवि का जीवन परिचय देख लें, और उसके साथ में जो व्याख्या है उसको आप बहुत अच्छे ढंग से देख लें। तो मैंने पहले यही लिखा है, व्याख्याओं का कोई अनुमान नहीं हो सकता। पाठ्य पुस्तक की समस्त व्याख्याएं महत्वपूर्ण हैं, एक बार अध्ययन और उसका अनुवाद कर लें। व्याख्या प्रसंग एवं विशेष के साथ ही हो। देखिए, जो व्याख्या करने का तरीका, उसमें 3 भाग होते हैं। सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना है कि जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं वो किस कवि द्वारा रचित है और कहाँ से, किस कविता से ली गई है, और एक पंक्ति और आप अतिरिक्त लिख सकते हैं जिसमें उसका सार संक्षेप भी लिखेंगे। ये हो जाएगी आपका प्रसंग। व्याख्या में आपको उसका अनुवाद करना है, आप शब्दशः उसका अनुवाद करें। पहले 2 पंक्तियों की भूमिका लिख लें और उसके बाद में बिल्कुल शब्दशः पूरी पंक्ति के अनुसार आप उसका अनुवाद करें। और विशेष में आप रस, छंद, अलंकार, जो काव्य सौंदर्य है, उससे संबंधित बातें आप इसमें लिख सकते हैं। तो व्याख्याएं आप अच्छे ढंग से करेंगे। चलिए, अब हम प्रश्नों की बात करें तो पहला प्रश्न आपके सामने, कामायनी छायावाद का प्रतिनिधि काव्य है। कामायनी लिखा गया है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है, 1935 में प्रकाशित हुआ था। तो छायावाद का एकमात्र महाकाव्य कामायनी को ही कहा जाता है। कामायनी में छायावाद के जितने भी जो प्रतीक थे, जिसमें हम बात करिए प्राकृतिक सौंदर्य की बात करें, और अगर हम बात करें मनुष्य की वेदना की बात करें, या फिर हम बात करें प्रतीकों की बात करें, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमें कामायनी में देखने को मिलती है। तो देखिए, कथन इस ढंग से आएगी, कामायनी छायावाद का प्रतिनिधि काव्य है। तो इस कथन की व्याख्या करते हुए आपको स्पष्ट करना है कि पहले तो आप क्या करेंगे, छायावाद की विशेषताएं लिखेंगे कि भाई छायावाद की ये विशेषताएं, फिर उसके बाद में कामायनी पर इस विशेषताओं को आरोपित करेंगे, और आप अंत में ये प्रमाणित करेंगे, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, कामायनी छायावाद का प्रतिनिधि काव्य, क्योंकि कामायनी के जो तत्व है वो छायावाद का पूरी तरह से जो विशेषताएं हैं उनका समर्थन करते हैं, या फिर उसकी ढंग से व्याख्या कर सकते हैं। और अगला प्रश्न इसमें मैंने और ऐड किया है, जयशंकर प्रसाद एवं छायावाद की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, कि जयशंकर प्रसाद का जो काव्य है और छायावाद की जो विशेषताएं वो सारे इसमें आ जाएगी। तो पहला प्रश्न ये हो गया, महत्वपूर्ण प्रश्न आपके आना चाहिए। दूसरा जो प्रश्न है, पंत को, पंत यानी सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत जी का जन्म ही अल्मोड़ा
उत्तराखंड में हुआ था। उन्होंने अपनी बचपन में अपनी माता को खो दिया था, तो उन्होंने प्रकृति को ही अपनी माँ समझा, प्रकृति को अपनी प्रेमिका समझा और बड़े ही सुकुमार ढंग से वो प्रकृति का वर्णन करते हैं। तो अगर पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाए तो कुछ भी इसमें बुरा नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस कथन के संदर्भ में इसको आपको देखिए, जो कथन आते हैं उसमें आपको अधिकतर समर्थन रखते हुए इसको फैलाव करना, उसका पल्लवन करना। तो कथन के संदर्भ में पंत के प्रकृति चित्रण एवं काव्यगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो जो आपकी कविता है नौका विहार कविता हो गई, तो उसमें आप प्रकृति चित्रण दे सकते हैं। आपके आकाश का वर्णन है, नदी का वर्णन है, और आपके जो पाठ्यक्रम में आई है उसका भी। और उसके अलावा जो पंत की जो काव्यगत विशेषताएं हैं, ये बड़े सुकुमार ढंग से वर्णन करते हैं, सौंदर्य का वर्णन करते हैं, प्रेयसी के रूप में वर्णन करते हैं, बिंबों का प्रयोग करते हैं, प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। ये सारी की सारी काव्यगत विशेषताओं में आप इनका वर्णन कर सकेंगे। तो मैंने इसमें पंत को भी ले लिया है, छायावाद के 2 कवि हो जाते हैं इसमें। फिर हम बात करते हैं प्रयोगवाद की। मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसमें सिलेबस समझाते हुए आधुनिक काव्य के क्या क्या युग आए हैं, जिसमें आपके बात करें तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, इसको थोड़ा समझाया तो आप उसको देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न, अज्ञेय के काव्य में आए प्रयोगवादी तत्वों की समीक्षा करते हुए प्रयोगवाद की प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इस बार परीक्षा में आने लायक है ये। वैसे ये सारे प्रश्न अनुमान पर आधारित हैं, आप स्वयं इनको अच्छे ढंग से देख लें। तो अज्ञेय को पढ़े, प्रयोगवादी तत्वों को पढ़े और प्रयोगवाद की प्रवृत्तियों का वर्णन करेंगे। अगला जो है, करुणा, वेदना और रहस्यवाद से महादेवी वर्मा का काव्य अनुप्रेरित है। कि महादेवी वर्मा स्वयं को नीर भरी दुख की बदली कहती है, यानी आंसुओं से रत कहती है, प्रतीक रखती है बादल दीपक जो सदैव जलता रहता है। तो महादेवी वर्मा रहस्यवाद की प्रतिनिधि कवि है और वो अभिव्यक्त करती है अपने आप को, एक परमात्मा कह सकते हैं या फिर अज्ञात प्रेमी कह सकते हैं, उसकी प्रेमिका, और निरंतर उसका एक विरह रहता है। तो विरह से जो उत्पन्न है करुणा है, मानव जो जाति है उसके प्रति जो एक थोड़ा सा बुरा हो रहा है उसके प्रति करुणा और वेदना की जो भावना, और साथ भी एक अज्ञात प्रियतम के प्रति जो प्रेम है उसको रहस्यवाद करता है। तो इस सारा का सारे से महादेवी वर्मा का काव्य अनुप्रेरित। तो आपको क्या करना है, कुछ उदाहरण देने पड़ेंगे, यानी हम बात करें तो कुछ पंक्तियाँ देनी पड़ेगी, तो उसके आधार पर हम उसकी समीक्षा कर सकते हैं। वैसे आप ये जो प्रश्न दिए गए उनको आप अच्छे ढंग से कर ले तो आपका पेपर बहुत अच्छा होने की संभावना है। अगले हम बात करें मुक्तिबोध। मुक्तिबोध नई कविता के प्रतिनिधि कवि है। मुक्तिबोध में हमने आपने कविता पढ़ी है, लकड़ी का रावण, शोषण और शोषक और शोषित का जो बताया जाता है, मार्क्सवाद की बात की जाती है, नई कविता की बात की जाती है। तो मुक्तिबोध नई कविता के प्रतिनिधि कवि है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि नई कविता में अगर हम बात करें, चाहे तो शिल्प की बात करें, चाहे हम लघु मानव की बात करें, कि चाहे हम शोषक और शोषित की बात करें, तो ये सारी की सारी बातें हमें मुक्तिबोध की कविता में दिखती है। आपकी जो पाठ्यक्रम में कविता लगाई गई है उसको भी आप अच्छे ढंग से देखें तो आप समझ सकेंगे कि मुक्तिबोध की जो कविता है उसमें ये तत्व तो आपको अवश्य रूप से देखने को मिलते हैं। जैसे कि मुक्तिबोध में आपकी 2 कविताएं, लकड़ी का रावण और भूल गलती, तो उनके आप उदाहरण देते हुए आप इसको समझा सकते हैं। इसमें आगे प्रश्न को और बढ़ाया गया, कथन की समीक्षा करते हुए नई कविता एवं समकालीन कविता की विशेषताएं लिखिएगा। तो नई कविता की जो विशेषताएं, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी आधुनिक काव्य संचयन, जो हेतु भारद्वाज जी की पुस्तक, उसमें शुरुआत में जो भूमिका दे रखी है उस भूमिका को आप अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए। 1 वीक सीरीज या अन्य के भरोसे न रहें, इनको आप पढ़ लेंगे तो आप स्वयं समर्थ होंगे प्रश्न करने को, और थोड़ा इसमें आत्मविश्वास बढ़ेगा हिंदी के प्रति। अगला जो प्रश्न रखा मैंने, जो आपके 5वें 6ठे प्रश्न से एक करना, ये महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। रस निष्पत्ति सूत्र की व्याख्या करते हैं। रस निष्पत्ति सूत्र क्या है भाई? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, ये रस निष्पत्ति सूत्र है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, ये 4 अंग होते हैं किसी भी रस में, तो इन चारों से मिलकर रस निष्पत्ति होती है। तो रस निष्पत्ति सूत्र ये है, और उसकी 4 अलग अलग विद्वानों ने उसकी विवेचना की है। तो प्रमुख आचार्य के मतों का विवेचन हमें इस ढंग से करना है। तो रसावयव 4 हो गए, और कुल रस कितने हो गए? 9 रस हो गए। तो इसमें विभाव और अनुभाव का भी इसमें हो सकता है। ठीक है, ये वाला 6ठे के अंदर ये लिया है। और 7वां मैंने लिया कि टिप्पणी करनी है, संक्षिप्त टिप्पणी, जिसमें नवगीत हो गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में लिख सकते हैं हम, रहस्यवाद देख सकते हैं, अनल कवि दिनकर के बारे में हम टिप्पणी लिख सकते हैं, उसमें उनका परिचय लिख लीजिए, उनकी काव्यगत विशेषताओं का थोड़ा बहुत देख सकते हैं। छायावाद को देख लीजिएगा, निराला और छायावाद का क्या है वो देखिएगा, साठोत्तरी काव्य देखिएगा, और दीर्घ कविता क्या है उसको आप देख लीजिएगा। तो ये प्रश्न पत्र मैंने अनुमान के आधार पर बनाया है, पूर्व प्रश्न पत्र को या फिर इनकी अच्छी संभावना को देखते हुए ये बनाए, तो इसको आप देख लीजिएगा।
अब हम बात करते हैं सेकंड पेपर की। अगर हम बात करें द्वितीय प्रश्न पत्र, उसमें भी कुछ परिवर्तन किए गए। ये देखिए पिछले वर्ष का 2019 का ये प्रश्न पत्र है, प्रश्न पत्र सेकंड। इसको हम देखें तो ये देखिए उसमें भी इसी ढंग से 3 व्याख्याएं आती थी। प्रश्न संख्या 1, क में 2 ऑप्शन, ख में भी 2 ऑप्शन और ग में 2 ऑप्शन। तो कुल मिलाकर टुकड़ों टुकड़ों में 2-2 ऑप्शन के 6 ऑप्शन आते थे, 3 प्रश्न आते थे, तीनों में से एक एक करना पड़ता था। लेकिन सुविधा आपके लिए ये कर दी है, ढेर सारी सुविधाएं लेकर आया ये लॉकडाउन आपके लिए। पहली सुविधा ये आपकी कि आपको केवल 2 व्याख्या ही करनी है। क ख ग में से जहाँ पर आपको 3 प्रश्न करने थे वो भी बंदिश के साथ में, अब आपके सामने 6 ऑप्शन और कोई से भी 2 ऑप्शन कर लीजिए। 15-15 अंकों के 2 हो जाएंगे, जहाँ पर 10-10 अंकों के थे वहाँ पर 15-15 अंकों के हो जाएंगे। पहली सुविधा ये हो गई है। दूसरे को थोड़ा ध्यान रखने की वाली बात है, ये जो आपका सेकंड पेपर है उसमें 2 पुस्तकें लगी हुई है। एक तो है जो मेहंदी को रंग उपन्यास और दूसरी लगी हुई है कहानी संकलन, है ना। तो दूसरा प्रश्न संबंधित होगा उपन्यास से संबंधित, जो मेहंदी को रंग विकलांग विमर्श पर आधारित है। तो जो मेहंदी को रंग का अलग प्रश्न ही आए थे, जैसे जो मेहंदी को रंग, इसमें आपके दूसरा, तीसरा और चौथा ये तीनों प्रश्न आपके पहले जो हुआ करते थे 16-16 अंकों के, अब इनमें से आपको मात्र 3 प्रश्न करने हैं। ये देखिए मात्र 3 प्रश्न करने हैं, 18-18 अंकों के हो जाएंगे। और इसमें खास बात क्या है, उपन्यास से संबंधित आलोचनात्मक प्रश्न 2 अनिवार्य है। ये गड़बड़ मत कर देना आप। दूसरा प्रश्न, पहले वाला जो फर्स्ट पेपर था उसमें ऐसी बंदिश नहीं थी कि दूसरा प्रश्न करना अनिवार्य, उसमें तो कोई से भी आप 3 कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर बंदिश है कि सेकंड प्रश्न तो आपको करना ही करना है, जो उपन्यास जो मेहंदी से रंग से होगा, ठीक है। तीसरे चौथे में से कोई सा भी 2 प्रश्न कर सकता है। ये आंतरिक विकल्प अपने हटा दी, ये थोड़ी बंदिश है, इसको ध्यान में रख लेना। उपन्यास तो आपको करके ही आना है, ठीक है। और फिर अगली वाली बात ये है, तो उसी ढंग से भाग 6 के अंदर जो था 5वां और 6ठा प्रश्न, ये देख लेते हैं हम। 5वां और 6ठा प्रश्न ये देखिए, 5वां प्रश्न ये और 6ठा प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर आपको मैं समझा दूँ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो दूसरा प्रश्न ये आपको ये तो करना है, ये दोनों में से कोई एक कर लेना। फिर उसके बाद तीसरा और चौथा का जो उसमें तो 2 प्रश्न कर लेना। 5वें 6ठे प्रश्न के अंदर देखिए 4 विकल्प हो जाए, 1, 2 और ये आपके विकल्प हो गए। तो आप इनमें से कोई सा भी एक प्रश्न कर सकते हैं और ये वाला हो जाएगा कुल मिलाकर 16 अंकों का। इस ढंग से आपके 100 अंक पूरे हो जाएंगे। तो ये इस वीडियो में हमने बात कर ली है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की। उम्मीद है कि इससे आपको लाभ मिलेगा और अभी से आप तैयारी करने बैठें और हर एक प्रश्न पत्र में आपको अच्छा खासा समय मिल रहा है, तो उसी का आप अपनी तैयारी करें और पूरे आत्मविश्वास के साथ में अपना प्रश्न पत्र देकर आएँ, ठीक है। तो धन्यवाद बहुत बहुत। और अगर किसी भी ढंग का कोई प्रश्न है तो मुझे व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं आप, अथवा आप इस जो यूट्यूब का कमेंट बॉक्स है उसमें भी अपनी बात लिख सकते हैं। आपका जो व्हाट्सएप का अध्ययन ग्रुप है उसमें अपना प्रश्न लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।